डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18/9/2024 को होने वाली त्रैमासिक परीक्षा, जिसमें हिंदी का पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पेपर आएगा या सेम उसी के जैसा पेपर आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, जिसका समय आप लोगों के लिए रहेगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेगा 75 अंक। तो समय को ना बर्बाद करते हुए चलो चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, रीतिकाल को कितनी धाराओं में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है, रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहली है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इसके बाद अगला प्रश्न है, भोलानाथ के पिताजी आटे की कितनी गोलियां मछलियों को खिलाते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, भोलानाथ के पिताजी 500 गोलियां मछलियों को खिलाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचनाकार हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास। आप सभी को पता भी होगा सूरसागर के रचनाकार कौन हैं, सूरदास जी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस महीने से प्रारंभ होती थीं? तो ये बाल गोविंद भगत वाले पाठ का प्रश्न है और इसमें बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक महीने से शुरू होती थी और फागुन के महीने तक चलती थीं। इस प्रकार का प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये काव्य शास्त्र का प्रश्न है और इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भामा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर 2, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस प्रश्न को भी आप एक बार अच्छे से देख लें, शब्द शक्ति संबंधित आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम? तो ये नेताजी का चश्मा पाठ से प्रश्न है और इसका सही आंसर है मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल से ये एक हाई स्कूल के शिक्षक थे, इनके द्वारा ये मूर्ति बनाई गई थी। दूसरा खालिस्तान है, दोहा छंद एक प्रकार का खालिस्तान छंद है। तो इसका सही उत्तर है दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसलिए एक प्रकार का यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम? तो इसका सही उत्तर है नरहरि दास। आप लोगों को कहीं पर नरहरयानंद भी देखने को मिल सकता है, तो दोनों नामों को आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बैनीपुरी जी का जन्म? इसका सही उत्तर है 1899 में हुआ था। राम वृक्ष बैनीपुरी जी का जन्म 1899 में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, जहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और ये इससे संबंधित 2 नंबर का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको आप एक बार ज़रूर याद कर लें। अब प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इसमें भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, गद्य की प्रमुख विधा? तो इसका मिलेगा आप लोगों को आलोचना। गद्य की प्रमुख विधा आलोचना। अगला है, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ के सीधे सीधे लेखक से मिलाना है। इसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश।
तो नेताजी की चश्मा मिल जाएगी स्वयं प्रकाश से। तीसरा है महाकाव्य, जोड़ियों में केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है कामायनी, जो कि महाकाव्य से मिल सकता है। कामायनी एक महाकाव्य है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। गुदड़ी का लाल, चौथा है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है किसी गरीब व्यक्ति के घर में गुणवान बच्चे का पैदा होना। तो गुदड़ी का लाल मिलेगा गरीब के घर में गुणवान का पैदा होना। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, अट नहीं रही है। ये एक कविता है जिसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है, नहीं सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इस कविता में दर्शाया गया कि फागुन की मादकता अट नहीं रही है। तो फागुन की मादकता से मिल जाएगा अट नहीं रही है। उसके बाद छठवा है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव इसमें दिया है जुगुप्सा या घृणा, तो इसका मिलान हो जाएगा इससे। तो बच्चों आप इस अगर देख रहे हैं ये वाला टेस्ट, तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न आने हैं और उसका लेवल क्या रहेगा। और हो सकता है ज़्यादातर तो इसी में से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप एक बार इनको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारियां काफ़ी अच्छे से हो जाएंगी। अगर आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो जहाँ से मैंने इन प्रश्नों को लिया है, आप उन पाठों को और उन पाठों के प्रश्न उत्तरों को एक बार अच्छे से रिवाइज करके ज़रूर जाएं, जिससे आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही हो पाएँ। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। बिल्कुल सही है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय ही कहते हैं। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो ये है अपना सत्य। अगला है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत तुलसी को साहब मानते थे, ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। ये बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। किसको साहब मानते थे? कबीर को। अगला प्रश्न है भोलानाथ के पिताजी उसे दही और भात खिलाते थे। तो दोस्तों बच्चों ये भी आप लोगों का असत्य है। भोलानाथ के पिताजी भोलानाथ को गोरस और भात खिलाते थे। क्या खिलाते थे? गोरस और भात। चलो अगले प्रश्न पर। रस के अंग 4 होते हैं, यह सत्य है। रस के 4 ही अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 रस के अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखना चाहता है। इस प्रश्न में असत्य आएगा, क्योंकि कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। वह लिखना नहीं चाहता है, वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। इसलिए इस प्रश्न में क्या आएगा? असत्य आएगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर सत्य सत्य का 6वां। उद्धव योग का संदेश गोपियों के लिए नहीं लाया था, तो इसमें असत्य आएगा। क्योंकि उद्धव योग का संदेश गोपियों के लिए ही लेके आया था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश लेकर भेजा था, जो कि गोपियों के लिए था। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आप लोगों को देना है। इसमें आपको बड़े बड़े उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वाक्य में एक शब्द में आप उत्तर दोगे तो भी आपका सही माना जाएगा। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बादलों की तुलना इसमें की है नव जीवन वाले कवियों से। किससे की है? नव जीवन वाले
कवियों से, नव जीवन वाले कवियों से की है। उसके बाद चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये अपने दूसरे पार्ट का प्रश्न पूछा गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के पहले कांड यानी कि बाल कांड से लिया गया है। कौन से कांड से? बाल कांड से यह लिया गया है। उसके बाद चलो तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। गद्य की 4 गौड़ विधाओं के नाम लिखिए। तो आपको जो भी गद्य की 4 गौड़ विधाएं कोई सी भी याद हों, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, आपको जो भी याद हो वो आप उसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति किसने लगवाई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगवाया गया था। इस मूर्ति को किसके द्वारा लगवाया गया था? नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भगत की भक्ति साधना की चरम सीमा कब देखने को मिली? तो बच्चों इसका उत्तर है बाल गोविंद भगत की भक्ति की साधना की चरम सीमा जब उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी तब देखने को मिली थी। तो आप इसका ही प्रश्न याद कर लेना। आत्मकथ्य कविता के कवि का नाम क्या है? आत्मकथ्य कविता के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। तो आप इसको भी याद कर लेना। तो अभी तक तो हमने आप लोगों को बताया कि इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, इनमें फेरबदल हो सकता है या यही कि यही आ सकते हैं, लेकिन अब आगे के जो प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से लेके और आगे के, उनमें आप लोगों को 100% परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, आपको पूरे के पूरे प्रश्न परीक्षा के यहाँ पर मिलेंगे। तो चलो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा स्वयं प्रकाश जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। इसमें आपको रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा स्वयं प्रकाश जी, इन दोनों के में से एक का आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसमें केवल 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना है। तो आप इस प्रश्न को 100% याद कर लीजिए, इसमें से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न 100% आएगा। अब प्रश्न नंबर 7 है, कैप्टन कौन था और वह क्या काम करता था? इसके अथवा में है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? ये दोनों की दोनों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से ही परीक्षा में आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थीं? यह भी बाल गोविंद भगत पाठ का है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि बाल गोविंद भगत एक संत थे और उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी और उनको घर गृहस्थी का ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उनकी पुत्रवधू उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी के अथवा में है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका भी आप लोगों को उत्तर याद कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं, जिसमें निम्न मुहावरों को अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको 2 मुहावरे 100% आना है। हो सकता है केवल मुहावरा बदले, लेकिन ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। पहला है, आँख का कांटा होना। आँख का कांटा होना, इसका अर्थ होता है दुश्मन होना। क्या होता है? दुश्मन होना। दुश्मन होना। आँख का तारा का होता है दुश्मन
होना। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, तो इसका अर्थ होता है धोखे में रखना या धोखेबाज मित्र। आस्तीन का अर्थ होता है धोखेबाज मित्र। धोखेबाज मित्र, धोखेबाज मित्र। तो इनका वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आँख का कांटा होना, आपका कोई भी दुश्मन हो या आप किसी प्रकार का बना सकते हैं। जैसे मोहन 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 उसके दुश्मन का आँख का कांटा है। ठीक है, ऐसे ही आस्तीन का सांप का आप बना सकते हैं कि आजकल मित्र बहुत कम मिलते हैं और आस्तीन के सांप ज़्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में ही अथवा में है संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए। तो संधि और समास आपके सिलेबस में हैं। इनमें से आपको या तो डायरेक्ट संधि पूछ सकते हैं या संधि और समास में अंतर पूछ सकते हैं या संधि की परिभाषा और उसके प्रकार पूछ सकते हैं। तो संधि में से और समास में से आप लोगों को 100% पेपर में आएगा। उसके बाद चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। यह माता का आंचल पाठ से लिया गया है। और कृति का भाग 2 में से आप लोगों के लिए एक प्रश्न 2 नंबर का 100% आना है। 100% आना है। तो ये 2 प्रश्न हैं, आप इन दोनों को याद कर लो। इनमें से एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। इसके अथवा में भूलनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये दोनों एक ही पाठ के हैं। आपको इन दोनों में से एक प्रश्न 100% देखने को मिल जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद आप लोगों के लिए आएगा एक कवि परिचय, जिसमें 2 कवि परिचय यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, एक सूरदास और दूसरा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाव पक्ष। इसमें ये 2 में से आपके पेपर में 100% देखने को मिल जाएगा। आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ के जाएँ परीक्षा से पहले। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 12, रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। रीतिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके अथवा में है प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इन दोनों प्रश्नों में से भी आप लोगों को 100% देखने को मिल सकता है। अगर ये नहीं आता तो इसके अथवा में प्रश्न आ सकता है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। और इसके अथवा में अगर आपको प्रयोगवाद वाले में पूछें तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो इन पर भी आप एक बार नज़र मार के जाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, गोपियों ने उद्धव से कैसे लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कही है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अथवा में है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बतलाई हैं। आप इन दोनों प्रश्नों के भी उत्तर याद करके जाएं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है। ये 2 प्रश्न आप लोगों के क्षितिज भाग 2 में से आने हैं, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14। और वो भी आप लोगों के जो काव्य वाले पाठ हैं। स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। इसके अथवा में है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ये दोनों प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इनके उत्तर भी याद करके जाएं। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर इसके अथवा में खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न के साथ साथ इन दोनों में अंतर भी जरूर याद कर लें, महाकाव्य में और खंड काव्य में। उसके बाद इसके अथवा में एक प्रश्न रस का आ सकता है। वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए।
वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर रस बदल सकता है, लेकिन रस ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रस वीर रस है। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। आपके सिलेबस में दो छंद हैं, दोहा छंद और चौपाई छंद। 100% परीक्षा माना है दोहा या चौपाई में से, तो आप लोग इन दोनों को भी 100% याद करके जाएं। अलंकार, मानवीकरण और अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति और मानवीकरण और अन्योक्ति 3 अलंकार हैं, आप लोग इनमें से जरूर याद कर लें। प्रश्न नंबर हो गया 16। अब प्रश्न नंबर 17, आप लोगों को गद्य की विधाओं में से एक प्रश्न आना है, वो भी अंतर आना है। नाटक एकांकी में अंतर आ सकता है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर आ सकता है, कहानी और उपन्यास, कहानी और उपन्यास में भी आप लोगों से अंतर पूछा जा सकता है, तो आप इनको भी याद करके जाएं। और ये 100%, ये वाला प्रश्न आप लोगों को 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 18 नंबर पर सेम टू सेम 18 नंबर पर आपको ऐसा ही प्रश्न मिलेगा, जिसमें आपको आपकी किताब क्षितिज का एक पद्यांश या गद्यांश दिया रहेगा और उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। आप लोगों को पहले पॉइंट पर लिखना है संदर्भ। संदर्भ में इसका ये बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक का नाम क्या है और ये कौन सी किताब से लिया गया है। दूसरे पॉइंट पर आप लिखोगे इसमें प्रसंग। प्रसंग में आपको केवल ये बताना है कि ये प्रसंग, ये जो गद्यांश है उसकी मुख्य बात क्या है, ये किसके बारे में बताया गया। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर इसकी व्याख्या अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो ये आपको पार्ट 1 का ही जो इसमें दिया है, इसी में से आपको 100% देखने को मिल जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर दो नागरिकों के मध्य संवाद लिखिए। तो संवाद 100% परीक्षा में आना है आप लोगों के लिए, और चाहे वो किसी भी बिंदु पर आ सकता है। दो नागरिकों के मध्य संवाद भ्रष्टाचार पर भी पूछ सकते हैं, बेरोजगारी पर भी पूछ सकते हैं, और परीक्षा पर चर्चा पर भी पूछ सकते हैं, और अन्य कई इसके लिए हैं, लेकिन संवाद 100% परीक्षा में आएगा। इसके बाद आपके अनुच्छेद का प्रश्न इसके अथवा में आपको 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, इसमें आपको एक पद्यांश मिलेगा आपकी किताब का, जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। वही संदर्भ में आप लोगों को ये किस पाठ में से लिया गया है ये बताना है। प्रसंग में आप लोगों को ये बताना है कि ये किसके बारे में पूरा बताया गया है। तो ये आपके पाठ 1 पद से लिया गया और इसके कवि सूरदास जी हैं, और इसमें गोपियों और उद्धव का संवाद बताया गया है। तो इससे संबंधित आप इसको एक बार ज़रूर देख के जाएं। इन दोनों में से आपको 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके अथवा में उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ये आपका आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद वाले पाठ से लिया गया है। तो आप इस पाठ का भी एक हाथ जरूर देख के जाएं, जिससे आप परीक्षा में इसको सही कर पाओ। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 पर आपको सेम ऐसा का ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ध्वनि विस्तार के अंतरों पर रोक लगवाने हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र अपने जिले के जिलाधीश को लिखना है। तो आप इसको भी, और इसके अथवा में आपको एक अनौपचारिक पत्र मिलेगा, जिसमें अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने के लिए या भाई की शादी में बुलाने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 में आप लोगों को किसी एक विषय पर निबंध लिखने को आएगा। ये जो 4 हैं 100% इन चारों में से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।
पर्यावरण प्रदूषण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता। कंप्यूटर शब्द जहाँ आ जाए समझ जाओ कंप्यूटर की उपयोगिता ही आप लोगों को लिखना है। फिर है विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व। तो विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, इसका मतलब विज्ञान के चमत्कार का निबंध ये है, आप लोगों को इसको भी याद कर लेना है। उसके बाद अगला है जीवन में खेलों का महत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 या लास्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा अपठित गद्यांश, और इसके अथवा में आएगा अपठित काव्यांश या पद्यांश। इसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न शीर्षक 100% आएगा। उसके बाद एक प्रश्न आपको मिलेगा 1 नंबर का, जो उसमें आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। दूसरा प्रश्न आपको थोड़ी बहुत दिमाग लगा के इसको करना है, क्योंकि ये 2 नंबर का है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा और इस अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो शीर्षक आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए और आप शीर्षक इसका लगा सकते हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने जितना बताया सेम ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को आएंगे परीक्षा में। आप बिल्कुल भी ना घबराएं और आप निरंतर अपनी तैयारी करते रहें, और आप अन्य सब्जेक्टों के भी हमारे चैनल पर प्रश्न देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें।